नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तो आखिरकार असम की आवाज जुबीन गर्ग की मौत को लेकर जो सस्पेंस पिछले 6 महीने से बना हुआ था, अब वो खत्म हो गया। सिंगापुर की एक अदालत ने 25 मार्च को जुबीन की मौत पर आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा है कि जुबीन की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं थी और ये एक हादसा था। अब सवाल यह है कि सिंगापुर कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या गुवाहाटी की अदालत में जुबीन के कत्ल का मुकदमा ठहर पाएगा? 9 अप्रैल को असम चुनाव में उतरने जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी अलग अलग कई मुद्दे हैं, लेकिन असम विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार है जब किसी असमिया सिंगर की मौत का मुद्दा बाकी किसी भी मुद्दे से पीछे नहीं था। असम विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए एक सर्वे के मुताबिक 13% लोगों ने जुबीन गर्ग की मौत के मुद्दे को एक अहम चुनावी मुद्दा बताया। इन 13% लोगों का मानना है कि जुबीन की मौत की जांच सही ढंग से नहीं हुई। अब असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से दूर सिंगापुर चलते हैं। उसी सिंगापुर में जहां 19 सितंबर 2025 को समंदर में स्विमिंग के दौरान असम की आवाज यानी जुबीन गर्ग की मौत हो गई थी। बुधवार 25 मार्च को सिंगापुर की एक अदालत ने जुबीन गर्ग की मौत को लेकर अपना आखिरी फैसला सुनाया। फैसला ये कि जुबीन गर्ग की मौत न तो किसी साजिश का नतीजा थी और न ही जुबीन गर्ग का कत्ल हुआ है। कोर्ट का कहना था कि जुबीन गर्ग की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उनकी मौत पानी में डूबने से हुई और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अब सिंगापुर से वापस फिर से असम चलते हैं। सिंगापुर की जिस सरजमीन पर जुबीन की मौत हुई, जहां मौत की तफ्तीश हुई, जहां की अदालत ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, उससे दूर गुवाहाटी में उसी जुबीन गर्ग की मौत के इल्जाम में पिछले करीब 5 महीनों से 7 लोग जेल में बंद हैं। इनमें से 4 पर बाकायदा जुबीन के कत्ल का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट तक दाखिल कर दी गई है। मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तक बना दी गई है। डे टू डे सुनवाई का फैसला भी हो चुका है। अब सवाल यह है कि सिंगापुर से दूर असम की कोर्ट में जुबीन गर्ग की मौत का यह मुकदमा किस आधार पर आगे बढ़ेगा और कैसे असम पुलिस और सीआईडी या सरकारी वकील आरोपियों को कातिल ठहरा पाएंगे। वैसे आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सिंगापुर पुलिस की जांच खत्म होने या वहां की अदालत के आखिरी फैसले के आने से बहुत पहले से ही अपनी तरफ से यह ऐलान कर चुके हैं कि जुबीन गर्ग की मौत हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल है। हिमंता ने यह बात कई बार दोहराई। This is a murder. So today, people are under judicial custody. Everyone is being forwarded on a case of murder. So it is not a new revelation from me. This is the position from the day one. We have filed a charge sheet today in the Court of Chief Judicial Magistrate. It is under section 103 of BNS and other 11 sections. Few have been charged with murder. One have been charged with culpable homicide, and of course other 2 PSO has been charged with other charges. दरअसल जुबीन गर्ग की मौत की खबर आने के बाद से ही देश के साथ साथ खास तौर पर पूरा असम शोक में डूब गया था। जुबीन की मौत पर असम में जिस तरह लोग सड़कों पर उतर आए या जिस तरह जुबीन को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा, ऐसा मंजर असम में इससे पहले कभी देखा ही नहीं गया था। जुबीन को लेकर असम के लोगों की इसी भावना को देखकर तभी अंदाजा हो गया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जुबीन की मौत या जुबीन को इंसाफ दिलाने की बात एक अहम चुनावी मुद्दा बनेगी। अगर राज्य के 13% लोग जुबीन की मौत या जुबीन को इंसाफ दिलाने की बात को एक अहम चुनावी मुद्दा मानते हैं, तो जाहिर है राज्य की हर राजनीतिक पार्टी इसका मतलब बखूबी समझती है। But what he said about late Zubin is very important. He said that before this election, if he is not able to provide justice, people of Assam should not vote for him. I would challenge him to make that remark again. As a Assamese, each and every Zubin fan, because Zubin is our heartthrob,
Every Assamese wants the Zubin Garg should get a good justice, and in front of the Indian judiciary system also. Singapore government has given their justice, but Indian judiciary system, we have a SIT, we have a case already registered. Each and every Assamese is waiting for that, and our government is very much keen to get a fast track solution. That's why government has sent a proposal to the judiciary that fast track court should open and fast track court should take the initiative. परैन चुनाव के वक्त सिंगापुर की अदालत का ये फैसला हिमंता सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है। विरोधी अब ये सवाल उठा रहे हैं कि बिना किसी ठोस सबूत या गवाह के राज्य सरकार ने जुबीन की मौत को मर्डर कैसे करार दे दिया। क्या इसके पीछे की वजह जुबीन के फैंस की नाराजगी को दूर करना और उनके वोट हासिल करना है? सिंगापुर से लेकर असम तक जब दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, किसी साजिश का कोई एंगल कभी सामने नहीं आया, कत्ल के मोटिव को लेकर कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, तो फिर किस बिना पर असम पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनमें से 4 पर सीधे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया? असम पुलिस की तफ्तीश को बाद में टटोलेंगे। पहले आपको बताता हूं कि 25 मार्च को सिंगापुर की कोर्ट ने जुबीन गर्ग की मौत को एक हादसा बताते हुए क्या कुछ कहा। सिंगापुर की क्रोनर्स कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 17 सितंबर को जुबीन गर्ग जब तैराकी के लिए समंदर में उतरे तब वो बहुत ज्यादा थके हुए थे। पानी में कूदने से पहले उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन पानी में उतरते ही उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट उतार दी क्योंकि वो साइज में काफी बड़ी थी। पहली बार कुछ देर की तैराकी के बाद जब वो नाव पर वापस आए तब भी बुरी तरह थके हुए थे। इतना ज्यादा थके थे कि वो खुद से नाव के ऊपर भी नहीं आ पा रहे थे। इसके बाद वो अपने एक दूसरे साथी के साथ दूसरी बार पानी में उतरे, वो भी बिना लाइफ जैकेट के। हालांकि उस दूसरे शख्स ने उन्हें लाइफ जैकेट देने और पहनने के लिए फोर्स भी किया, पर जुबीन नहीं माने। कोर्ट के मुताबिक जांच से यह भी पता चला कि जुबीन के अंदर खुदकुशी करने के कोई लक्षण नहीं थे। यॉट के कैप्टन की गवाही के मद्देनजर कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यॉट पर या फिर पानी में उतरने से पहले किसी ने भी जुबीन गर्ग को जबरन शराब पिलाने की कोशिश नहीं की थी। कोर्ट ने पूरी घटना की जांच और चश्मदीदों के बयान के बाद ये पाया कि जुबीन गर्ग की मौत का मामला सीधे एक हादसा था। 14 फरवरी को पहली बार सिंगापुर की क्रोनर्स कोर्ट में क्रोनर्स यानी जुबीन की मौत की जांच कर रहे न्यायिक अफसर ने तफ्तीश के बाद कोर्ट के सामने पूरी रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुबीन गर्ग सितंबर 2025 में फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर आए थे। 19 सितंबर 2025 को जुबीन गर्ग अपने होटल से निकलकर केपल बे में मरीना बीच पर एक नाव पर सवार हुए। नाव पर करीब 20 लोग थे, जिनमें जुबीन के दोस्त और बैंड मेंबर भी शामिल थे। चीफ इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने कोर्ट को बताया कि नाव पर पहुंचते ही सभी ने पार्टी की। पार्टी में स्नैक्स के अलावा उन लोगों ने शराब पी। नाव पर सवार कई गवाहों ने बताया कि जुबीन ने भी शराब पी थी। एक गवाह का कहना था कि जुबीन ने कुछ पैक शराब ली, जिनमें जिन, विस्की और ग्रीज स्टाउट के कुछ सिप शामिल थे। नाव लाजरस आइलैंड और सेंट जॉन्स आइलैंड के बीच पानी में रुकी। इन्हीं दोनों आइलैंड के बीच जुबीन पहली बार समंदर में उतरे। समंदर में उतरने से पहले जुबीन ने बाकायदा लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन लाइफ जैकेट का साइज बड़ा था। जुबीन ने पानी में उतरते ही लाइफ जैकेट उतार दी। जुबीन दोबारा जब पानी में उतरने जा रहे थे तब उन्हें फिर से एक लाइफ जैकेट दी गई, जो पहले के मुकाबले साइज में छोटी थी। लेकिन इस बार खुद जुबीन ने लाइफ जैकेट पहनने से मना कर दिया और बिना लाइफ जैकेट के वो पानी में उतर गए। जुबीन तैरते हुए लाजरस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। बिना लाइफ जैकेट के उन्हें इस तरह आगे बढ़ते देख नाव पर मौजूद लोगों ने चीखते हुए उन्हें पानी से वापस नाव पर आने को कहा। दोस्तों को चीखते सुन जुबीन गर्ग वापस अब नाव की तरफ आने लगते हैं, लेकिन जब वो नाव की तरफ बढ़ ही रहे थे तभी अचानक उनकी रफ्तार सुस्त पड़ गई और चेहरा पानी के अंदर जाने लगा। जुबीन को पानी में इस तरह बिना किसी हरकत के देख नाव पर सवार लोग पानी में कूद पड़े। जुबीन को नाव पर लाए, उन्हें फौरन सीपीआर दी जाती है। तब तक पुलिस कोस्ट गार्ड को भी फोन कर दिया गया था। फोन आते ही पुलिस कोस्ट गार्ड एक पेट्रोल क्राफ्ट यानी स्पीड बोट रवाना कर देती है। 9 मिनट में ये पेट्रोल क्राफ्ट नाव के करीब पहुंच चुका था।
पेट्रोल क्राफ्ट पर मौजूद पुलिस वाले भी जुबीन गर्ग को सीपीआर देते हैं, लेकिन जुबीन न तब सांसें चल रही थी और न ही नब्ज। इसके बाद जुबीन को वहां से करीब 6 किलोमीटर दूर मेरीना साउथ पियर तक लाया जाता है। वहां एम्बुलेंस पहले से ही खड़ी थी। उसी एम्बुलेंस से जुबीन को सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन डॉक्टर जुबीन को देखते हुए उन्हें मुर्दा करार देते हैं। तब शाम के 5:15 बजे थे। उसी सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम होता है, जिसमें मौत की वजह डूबना बताया गया। जुबीन के शरीर पर जख्मों के भी कुछ निशान मिले थे, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक शरीर पर चोट के ये निशान जुबीन को पानी से बचाकर नाव पर लाने और सीपीआर देने के दौरान लगे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जुबीन के खून के नमूनों में बीपी और मिर्गी की दवाएं भी मिली। इसके अलावा किसी और मेडिसिन के नमूने खून में नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा विसरा जांच में भी जुबीन गर्ग के खून के नमूनों में काफी मात्रा में शराब पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक जुबीन के 100 ml खून में 333 मिलीग्राम अल्कोहल मिला। ये मात्रा काफी ज्यादा थी। सिंगापुर के कानून की बात करें तो सिंगापुर में 100 ml ब्लड में 80 मिलीग्राम तक अल्कोहल होना मान्य है, लेकिन जुबीन के खून में अल्कोहल की मात्रा तय लिमिट से 4 गुना ज्यादा थी। पुलिस ने जुबीन के होटल से 750 ml की विस्की की एक बोतल भी बरामद की, जिसमें 43% अल्कोहल की मात्रा थी। विस्की के इस बोतल में सिर्फ 25% शराब बची थी। सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर जिन्होंने जुबीन के विसरा की जांच की, उनका कहना था कि ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पानी में रहने के दौरान जुबीन को मिर्गी का दौरा पड़ा या नहीं। उन्होंने कहा कि इसके कोई सबूत नहीं मिले, यहाँ तक कि उनकी दांतों के बीच जुबान आ जाने के सबूत भी नहीं मिले, जो अक्सर दौरा पड़ने के दौरान होता है। जिस नाव पर जुबीन और उनके 2 सवार थे, उस नाव के कैप्टन ने कोर्ट के सामने अपने बयान में कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा था जब जुबीन पहली बार उनके नाव पर आए, तब भी 2 लोग उन्हें सहारा देकर ला रहे थे, क्योंकि जुबीन ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। नाव पर आने से पहले से ही वो नशे में थे। कैप्टन के बयान के मुताबिक जुबीन के साथ आए लोगों में से कई लोग तो नाव पर चढ़ने से पहले से ही शराब पी रहे थे। कैप्टन ने बताया कि उसने नाव पर सवार सभी लोगों को, जिनमें जुबीन भी थे, 2 बार सेफ्टी ब्रीफिंग दी थी। एक नाव के चलने से पहले और दूसरा समंदर में पहुंचने के बाद। दोनों ही बार कैप्टन ने साफ साफ कहा था कि लाइफ जैकेट पूरे सफर के दौरान पहने रहना जरूरी है। कैप्टन ने बयान दिया कि उसने खुद देखा कि जब पहली बार जुबीन पानी में उतरे तो अपने हाथों से अपना जैकेट उतार दिया था। इस पर कैप्टन ने फौरन जुबीन के दोस्तों से कहा कि उसे पानी से बाहर बुलाओ। कैप्टन ने बयान दिया कि मैंने जुबीन के दोस्तों से साफ साफ कहा था कि वो नशे में है और अगर उसे पानी में उतरना है तो उसे लाइफ जैकेट पहननी होगी। कैप्टन ने यह भी बताया कि नाव पर सवार ज्यादातर मुसाफिर, जिनमें जुबीन गर्ग भी शामिल थे, शराब पी रहे थे। नाव पर मौजूद गवाहों, कैप्टन के बयान, डॉक्टरों की राय और पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की जांच के बाद सिंगापुर पुलिस ने 14 जनवरी को कोरोनर्स कोर्ट को ये बताया कि मामले की पूरी जांच करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जुबीन गर्ग की मौत में कहीं से भी कोई साजिश नहीं है। अब सवाल यह है कि सिंगापुर में जुबीन की मौत हुई, जिस नाव पर वो आखिरी बार सवार थे, जिस समंदर में वो डूबे, जिस अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ, जिस लैब में उनके विसरा की जांच हुई, उन सारी चीजों के आधार पर सिंगापुर जुबीन की मौत को मर्डर नहीं बल्कि हादसा बता रहे हैं। तो फिर असम पुलिस के पास वो कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर उसने जुबीन की मौत को मर्डर बताते हुए 7 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। और तो और इन 7 में से 4 को सीधे सीधे जुबीन का कातिल ठहराया है। क्या असम पुलिस ने ये काम किसी दबाव में किया है? क्या असम सरकार असम में जुबीन गर्ग की लोकप्रियता को देखते हुए भावनाओं में बहकर या अगले चुनाव के मद्देनजर उनकी मौत के मामले को पेचीदा कर रही है? ये सवाल इसलिए भी है कि असम पुलिस और असम सरकार को जुबीन गर्ग की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट बहुत पहले मिल चुकी थी। गुवाहाटी में जुबीन का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, विसरा जांच भी दोबारा हुई, लेकिन इन दोनों ही रिपोर्ट को असम पुलिस या असम सरकार ने कभी सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि
क्योंकि इस रिपोर्ट में अल्कोहल की बात है। इस रिपोर्ट से मौत के वक्त जुबीन के नशे में होने की बात सार्वजनिक हो जाएगी। पर अब जब जिस सिंगापुर में जुबीन की मौत हुई थी, उसी सिंगापुर पुलिस ने लगभग ये साफ कर दिया है कि जुबीन की मौत में कोई साजिश नहीं, तो फिर जुबीन की हत्या को लेकर असम पुलिस की चार्जशीट और उसी चार्जशीट के आधार पर अदालत में जारी मुकदमे का अंजाम क्या होगा? क्या ये पुलिस कानून और इंसाफ के साथ मजाक नहीं है? एक ही केस में एक पुलिस की रिपोर्ट कुछ और कह रही है तो दूसरी पुलिस की रिपोर्ट कुछ और। पर जाहिर है जिस जगह जुबीन की मौत हुई, कायदे से पूरी क्राइम सीन उसी सिंगापुर में है, पूरी जांच उसी सिंगापुर में हुई, तो फिर असम पुलिस उसी सिंगापुर पुलिस की फाइनल रिपोर्ट और अब सिंगापुर कोर्ट के आखिरी फैसले के खिलाफ जाकर अपनी ही चार्जशीट को कैसे सही ठहरा सकती है? असम पुलिस की चार्जशीट की सबसे कमजोर कड़ी यह है कि उसने जुबीन की मौत के लिए जिन 7 लोगों को चार्जशीट में जिम्मेदार ठहराया, उनमें ही वो मौत की वजह को लेकर आपसी कड़ियों को नहीं जोड़ पा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर वाकई जुबीन का कत्ल हुआ है और चार्जशीट में नामजद वही 7 लोग जुबीन के कातिल हैं, तो सवाल ये है कि वो कौन सा एक मकसद था जिसके लिए 7 अलग अलग लोग जुबीन को मारने के लिए एक साथ आए? चार्जशीट में कायदे से मोटिव ही क्लियर नहीं है। आज तक ब्यूरो। जुबीन गर्ग का केस अब एक अजीब मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। जिस देश में मौत हुई, वहां की अदालत उसे हादसा बता चुकी है, पर जिस राज्य की पुलिस कभी जांच के लिए सिंगापुर तक नहीं गई, उस राज्य में उन्हीं जुबीन के कत्ल का मुकदमा जारी है। जाहिर है अब इस मुकदमे का फैसला असम विधानसभा चुनाव के बाद ही आ पाएगा। चार्जशीट में जुबीन गर्ग के कातिल के तौर पर जो पहला नाम लिखा गया है, वो नाम है सिंगापुर में फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता का। दूसरा नाम जुबीन गर्ग के अपने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा का है। तीसरा और चौथा नाम जुबीन गर्ग के बैंड में ही शामिल को म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत पर्व महंता का है। यानी यही वो 4 चेहरे हैं जिन पर चार्जशीट में जुबीन गर्ग के कातिल होने के आरोप लगे हैं। इस चार्जशीट में जो 5वां नाम है, वो जुबीन गर्ग के कजन और असम पुलिस के अफसर संदीपन गर्ग का है। लेकिन संदीपन पर चार्जशीट में कत्ल का इल्जाम नहीं लगाया गया है, बल्कि गैर इरादतन हत्या में शामिल होने का इल्जाम है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल सिंगापुर के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता थे, लेकिन 19 सितंबर को जिस याट या बोट पर डूबने से पहले जुबीन गर्ग पार्टी कर रहे थे, उसी याट पर तब श्याम कानू महंता मौजूद नहीं था, बल्कि उस दिन उस याट पर जुबीन गर्ग के साथ चार्जशीट में नामजद बाकी 4 यानी सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति, अमृत पर्व और संदीपन गर्ग मौजूद थे। चार्जशीट में 5 आरोपियों की जुबीन गर्ग की मौत में क्या भूमिका थी, बाकायदा इसका जिक्र किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक जुबीन गर्ग का मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा वो शख्स था जिसने पार्टी के नाम पर जुबीन को जानबूझकर ज्यादा शराब पिलाई। इतना ही नहीं, वो सिद्धार्थ शर्मा ही था जिसकी वजह से जुबीन गर्ग बगैर लाइफ जैकेट के समंदर में उतर गए थे। जबकि 10 साल से भी ज्यादा वक्त से जुबीन के साथ रहने वाले सिद्धार्थ शर्मा को ये पता था कि डॉक्टरों ने खास हिदायत दे रखी है कि वो हमेशा आग और पानी से दूर रहे। जुबीन गर्ग को कई बार दौरे पड़ चुके थे, इसी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें पानी और आग से दूर रहने को कहा था। लेकिन जुबीन गर्ग की हेल्थ हिस्ट्री जानने के बावजूद सिद्धार्थ शर्मा ने जानबूझकर नशे की हालत में बिना किसी लाइफ जैकेट के उन्हें समंदर में तैरने के लिए उतार दिया। सिद्धार्थ शर्मा पर चार्जशीट में यह भी इल्जाम है कि वो जुबीन गर्ग को म्यूजिक से दूर करने की साजिश रच रहा था। इसके जरिए खुद सिद्धार्थ शर्मा पैसे कमाना चाहता था। सिद्धार्थ पर यह भी इल्जाम है कि उसने जुबीन गर्ग के पैसों को जानबूझकर अपनी मनचाही जगहों पर, जिनमें महावीर इक्का और होटल हेरिटेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करवाना शामिल है। जुबीन गर्ग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता के कहने पर सिंगापुर गए थे। चार्जशीट में महंता पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वो महंता ही था जिसने बोट पर पार्टी करने के लिए जुबीन गर्ग को विस्की की एक बोतल दी थी, जबकि महंता को मालूम था
कि डॉक्टरों ने जुबीन को शराब पीने से मना कर रखा है। इतना ही नहीं, मेहंता पर यह भी इल्जाम है कि उसने 19 सितंबर को बोर्ड पर हुई उस पार्टी के ऑर्गेनाइजर को भी जुबीन की मेडिकल कंडीशन की जानकारी नहीं दी। चार्जशीट में मेहंता पर जो सबसे गंभीर इल्जाम है वो ये कि जिस वक्त जुबीन पानी में डूब रहे थे और उन्हें बाहर निकाला गया, तब उन्हें फौरी मेडिकल मदद मुहैया नहीं कराई गई, बल्कि पानी से बाहर निकालने के पूरे 75 मिनट बाद जुबीन को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। चार्जशीट के मुताबिक अगर ये 75 मिनट बर्बाद न हुए होते तो जुबीन की जान शायद बचाई जा सकती थी। चार्जशीट में जुबीन के बैंड के म्यूजिशियन और सिंगर अमृत पर मेहंता पर यह इल्जाम है कि उसने ही जुबीन को जानबूझकर ज्यादा शराब पिलाई। जुबीन की नींद पूरी नहीं हुई थी, सुबह से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। ये सब जानते हुए भी मेहंता ने उन्हें शराब पिलाई। ये सारी चीजें जानते हुए भी मेहंता ने जुबीन के मैनेजर, ऑर्गेनाइजर और यहाँ तक कि जुबीन की पत्नी तक को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी। चार्जशीट के मुताबिक वो मेहंता ही था जिसने जुबीन को बिना लाइफ जैकेट के पानी में उतरने के लिए उकसाया था। जुबीन की बैंड के ड्रमर और म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी पर चार्जशीट में इल्जाम लगाया गया है कि जिस वक्त जुबीन गर्ग पानी में डूब रहे थे, तब उनके सबसे करीब और सबसे सही पोजीशन पर गोस्वामी ही खड़ा था। वो चाहता तो वक्त रहते बड़ी आसानी से जुबीन को पानी से निकालकर उनकी जान बचा सकता था, लेकिन गोस्वामी ने ऐसा नहीं किया। अपनी आंखों से सब कुछ देखकर भी उसने जुबीन को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि गोस्वामी भी उन लोगों में से एक था जिसने जुबीन को नशे की हालत में होने के बावजूद पानी में उतरने के लिए उकसाने का काम किया था। सिंगापुर कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सिंगापुर में अब जुबीन गर्ग की मौत का मुकदमा खत्म हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या गुवाहाटी में उन्हीं जुबीन गर्ग की मौत को कत्ल बताकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिस मुकदमे की शुरुआत हुई है, अब उसका क्या होगा? ये सवाल इसलिए जरूरी है कि जिस जगह यह हादसा हुआ वहीं की पुलिस ने शुरू से आखिर तक इस मामले की जांच की। पोस्टमार्टम और फिर विसरा रिपोर्ट भी वहीं से आई और अब दोनों कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला भी सुना दिया। तो फिर गुवाहाटी कोर्ट में असम पुलिस या सीआईडी कौन से नए सबूत या गवाह की बिना पर हादसे को कत्ल ठहराएगी? वैसे भी जुबीन गर्ग की मौत के मामले की जांच के लिए असम पुलिस कभी सिंगापुर गई ही नहीं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।